हेलो स्टूडेंट्स, चलिए वेलकम टू माय चैनल तैयारी फॉर टीचर। आज हम लोग पुराने वीडियो का सेकंड पार्ट करेंगे। आज हम लोग केवीएस पीआरटी के अंडरस्टैंडिंग द लर्नर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसके आज हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Which principle of development supports the idea that learning should begin from simple to complex? अच्छा, अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। दो चीजें होती हैं, एक होता है लर्निंग कहाँ से किस साइड से किस साइड होनी चाहिए। कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि लर्निंग जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जानी चाहिए, अर्थात कि कोई भी चीज बहुत उसको इजी चीजों से लेकर उसको कठिन की तरफ ले जाया जाना चाहिए। और कुछ साइकोलॉजिस्ट की डिबेट नहीं, थिंकिंग है कि बोलते हैं कि बेटर ये है कि बच्चे को पहले कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ा दो, सिंपल चीजें वो अपने आप ही करने लगेगा। तो ये दो चीजें हैं। चलो, अभी ये समझा तो दिया है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। विकास का कौन सा सिद्धांत यह है विचार समर्थन करता है कि सीखना सरल से जटिल की ओर होना चाहिए? बट इसमें एक बहुत ही बेसिक सी चीज है। हम लोग कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल को पकड़ना सीखते हैं। होल्डिंग पेंसिल, होल्डिंग है ना, होल्डिंग अ पेंसिल फर्स्ट, देन उसके बाद हम लोग लेटर्स लिखना सीखते हैं, लेटर राइटिंग, है ना। सबसे पहले क्या किया हमने, पहले पेंसिल को पकड़ना ही तो सीखेंगे, तभी तो हम लोग कुछ लिख पाएंगे। तो पेंसिल पकड़ना कोई कॉम्प्लेक्स काम तो नहीं है, पेंसिल पकड़ना क्या है, एक सिंपल काम है ना। और लेटर राइटिंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें एक चीज और लगा दें कि अब इसमें हम लोग क्या, बहुत सुंदर राइटिंग, तो वो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये समझ में तो आ गया। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। लो, पहले ही ऑप्शन सही हो गया। क्या क्या है, जनरल से स्पेसिफिक की ओर ही हम लोग को जाना होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक सी चीजें सीखेंगे ना। 2+2=4, सबसे पहले ये सीखेंगे, थोड़ी ना सिखा दिया जाएगा हम लोगों को। ये फिर सबसे पहले हम लोग क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना, ये थोड़ी ना सीखेंगे। सबसे पहले क्या सीखेंगे, 2+2=4। अब बकाया ऑप्शंस भी देख लेते हैं। डेवलपमेंट फॉलोज इररेगुलर पैटर्न, ये गलत है। डेवलपमेंट इज एनवायरनमेंट इंडिपेंडेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत है। एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अकर्स इन आइसोलेशन, डेवलपमेंट आइसोलेशन में कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर क्या आता है, सोशल चेंजेस, ये भी इसमें आता है। इसी वजह से सोशल चेंजेस की वजह से आइसोलेशन में या अलग थलग होकर डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू हैविंगस्ट, which of the following is a developmental task of middle childhood? ये प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी केंद्रीय विद्यालय में पूछे जाते हैं। 2023 के पेपर में इस तरह के काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका आंसर होगा, आंसर नहीं, पहले डिस्कस करते हैं। हैविगस्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मध्य बचपन 6 से 12 वर्ष का एक विकासात्मक कार्य है? तो इसका आंसर है हमारा लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद पियर्स। इसी समय पे वो अपने दोस्तों के साथ लर्निंग शुरू करता है बच्चा। तो मोस्टली यही करता है, डेवलपमेंटल टास्क उसका यही होता है कि वो अपने मित्रों के साथ, पियर्स के साथ लर्निंग शुरू करे। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which is the most appropriate classroom strategy to support a child struggling with a developmental task? ठीक है, अच्छा, डेवलपमेंटल टास्क की जो थ्योरी है वो हैविंगस्ट ने ही दी है ना। हिंदी में इनको हैविंगस्ट बोलते हैं और इंग्लिश में हैविगस्ट। तो ये थ्योरी जो है ये हैविंगस्ट ने ही दी है डेवलपमेंटल टास्क के बारे में।
किसी बच्चे को विकासात्मक कार्य में कठिनाई हो रही हो तो उसे सहयोग देने की सबसे उपयुक्त कक्षा आधारित रणनीति क्या होगी? सबसे अच्छी क्या होगी रणनीति, हम लोग को ये बताना है इसमें। अगर उसको कोई भी विकासात्मक कार्य करने में कठिनाई हो रही हो, डेवलपमेंटल टास्क पूरा करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, स्ट्रगल कर रहा हो, तो हम लोगों को क्या क्लासरूम स्ट्रेटजी अपनानी होगी, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो हम लोग क्लासेस में करते हैं। अक्सर देखते हैं कि हाँ कुछ भी प्रॉब्लम होती है, किसी बच्चे को किसी भी कार्य करने में, कोई भी वर्क करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग कौन सी टेक्निक अप्लाई करें कि वो कर ले। इसमें कई प्रकार की टेक्निक्स होती हैं जो हम लोग इंडिविजुअली देखते हैं कि कौन सी टेक्निक काम कर रही है। किसी बच्चे को अगर सुनने की दिक्कत है तो उसको हम लोग देखते हैं कि हाँ उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे हो रही है। या किसी को डिसलेक्सिया है ना, या डिस्ग्राफिया है, या अफेजिया है, ये और भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं क्लासरूम में। ये तो बेसिक्स से मैंने 3 बताए हैं। अगर एडीएचडी है, एडीएचडी भी एक बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल बच्चों में। तो अब क्या है, अगर ये 4-5 चीजों में से कोई भी एक है तो उसके लिए अलग अलग टेक्निक होती है कि बच्चों को कैसे करें। डिसलेक्सिया के लिए अलग होगी, डिस्ग्राफिया के लिए बच्चों को बिठा के लिखाओ, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कराओ। अफेजिया के लिए अलग होगी, एडीएचडी के लिए अलग होती है। फिलहाल केंद्रीय विद्यालय में अब तो स्पेशल एजुकेटर है जो कि ये सब टेक्निक्स के बारे में ज़्यादा बेटर जानता है। तो बट एक नॉर्मल टीचर को भी जानना पड़ेगा, आपके एग्जाम में आएगा तो ये आपके लिए जानना ज़रूरी है, जिसको मैं जब ये हमारा खत्म हो जाएगा, ये वाली सीरीज खत्म हो जाएगी क्वेश्चन की, उसके बाद में बताऊंगा। तो क्या है, पहला प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा होमवर्क, और बर्डन कर रहे हैं हम लोग बच्चे को। अगर हम लोग एक्स्ट्रा होमवर्क देंगे तो हम लोग बर्डन कर रहे हैं बच्चों को कि वो और काम करे और लिखाई करे। तो इससे क्या होगा, बच्चे को प्रॉब्लम ही होगी, उसको अपना डेवलपमेंटल टास्क जो है वो नहीं कर पाएगा, वो और भी ज्यादा स्ट्रगल करेगा और काम से, पढ़ाई से दूर भागेगा। पनिशिंग चाइल्ड फॉर डिले, सेम चीज, अगर हम लोग पनिश करते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं, तो फिर भी वो पढ़ाई से दूर जाएगा, उसको हम लोग नॉर्मल मुख्य धारा में नहीं ला पाएंगे। बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, वो दूर जाएगा, अगर वो पढ़ाई में कमजोर है तो वो और भी कमजोर होता चला जाएगा, उसका रुझान पढ़ाई से दूर होता ही जाएगा। अब इग्नोरिंग द इशू, इग्नोर करना तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। समावेशी शिक्षा में इग्नोर करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो क्या है, क्रिएटिंग इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट एंड एक्टिविटीज। देखो केंद्रीय विद्यालय में समावेशी शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रावधान है, और नॉर्मली क्लासेस में एक आध बच्चा आपको ऐसा मिल ही जाएगा जिसको इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। एक तो मैंने बहुत कम बोला है, बल्कि ज्यादा ही बच्चे मिलते हैं। तो हमें उनके लिए अलग से एक्टिविटीज प्लान करनी पड़ती हैं। किसी बच्चे को अगर डिसलेक्सिया है तो उसके लिए अलग एक्टिविटीज होगी। डिस्ग्राफिया है तो हम लोग को कई बार हाथ पकड़ के भी सुलेख करवाना पड़ता है। एडीएचडी है तो उसको सबसे पहले उसको अटेंशन देना पड़ेगा, एक्टिविटीज देनी पड़ेगी। उसका अगर अटेंशन उसका सिर्फ 15 सेकंड का है अटेंशन, तो फिर उसको हम लोगों को ले जाके धीमे धीमे करके, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, हम लोगों को हो सकता है कई महीने लग जाए कि उसका अटेंशन जो है वो 2 मिनट्स का हो पाए। और इसके लिए सारे टीचर्स को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। तो ये सपोर्ट भी हम लोगों को ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा देना पड़ता है, एक्टिविटीज भी प्लान करनी होती हैं। तो ये बहुत नॉर्मल है, इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। जब भी ऐसा कुछ बच्चा आपकी क्लास में आए तो उसके लिए रेडी रहिए। तो हाँ, इसका आंसर हो गया क्रिएटिंग इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट एंड एक्टिविटीज, मतलब व्यक्तिगत सहायता और गतिविधियां तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज बेस्ट सपोर्ट सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट इन प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में सामाजिक भावनात्मक विकास को सबसे अच्छा समर्थन देती है? ये हमारा आता है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, है ना। कई सारी डोमेन्स होती हैं डेवलपमेंट की, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है इसमें, भावात्मक विकास, सामाजिक भावात्मक विकास। तो इसमें क्या होगा, मेमोराइजिंग मल्टीप्लाई, मेमोराइजिंग तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ये तो जहां मेमोराइजिंग लिखा वो आंसर ही गलत है।
इसके बाद ग्रुप स्टोरी टेलिंग एंड रोल प्ले, ये आंसर हो सकता है। आगे भी देखते हैं। प्रैक्टिसिंग कर्सिव राइटिंग, ये तो प्रैक्टिस हो रही है, ये भी नहीं है, इसमें कोई सोशियो इमोशनल नहीं हो रहा है इसमें डेवलपमेंट। लर्निंग साइंस फैक्ट, फिर से वही आ गया। लर्निंग साइंस फैक्ट्स, अगर हम लोग फैक्ट्स समझा भी देते हैं कुछ भी कर देते हैं, उससे हमारा सोशियो और इमोशनल वाला पार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर स्टोरी टेलिंग और रोल प्ले करते हैं तो उसमें सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। खासकर प्राइमरी के बच्चों के लिए तो ये वरदान है, स्टोरी टेलिंग और रोल प्ले। क्वेश्चन नंबर 10। A teacher gives a moral dilemma to students and encourages them to discuss. This activity primarily supports. चलो देखते हैं क्या है। अब इसमें देखो एक चीज हो रही है, डिस्कस करने को किसने बोला? टीचर ने डिस्कस करने को बोला है। पहले तो एक मॉरल डायलेमा दिया। मॉरल डायलेमा, डायलेमा का मतलब होता है दुविधा। क्या होता है? दुविधा, है ना। एक मॉरल डायलेमा दिया और बच्चों को बोला कि अब तुम डिस्कस करो, है ना। तो अब इसमें ये बताना है कि कौन सा डेवलपमेंट इसमें सबसे ज्यादा होगा। एक शिक्षक छात्र को एक नैतिक दुविधा देता है और उन्हें चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह गतिविधि मुख्य रूप से किसका समर्थन करती है? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या सामाजिक भावात्मक विकास? देखो आंसर यहीं पे लिखा हुआ है। कौन सा डायलेमा दिया? मॉरल डायलेमा। फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, कॉग्निटिव नहीं होगा, मॉरल डेवलपमेंट हो सकता है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन अब हम लोग देखेंगे दोनों में कौन सा हो सकता है, कौन सा बेटर आंसर है, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट है या फिर मॉरल डेवलपमेंट है। चलो देखते हैं। तो पहली बात तो इसमें हम लोग जो लेंगे वो लेंगे कोलबर्ग की थ्योरी। इसकी कोलबर्ग की थ्योरी से हम लोग इसको देखेंगे। कोलबर्ग की थ्योरी से देखेंगे तो इसमें क्या होगा, रीजन है। इसमें कोलबर्ग की थ्योरी में क्या होता है, एबिलिटी टू रीजन अबाउट राइट एंड रॉन्ग। ठीक है। और सबसे पहली चीज क्या होती है, जब भी हम लोग, एक नॉर्मल सी चीज बताता हूँ, जब भी हम लोग मॉरल डायलेमास, या बड़े भी हो या छोटे बच्चे हो कोई भी हो, जब हम लोग मॉरल डायलेमास को डिस्कस करते हैं तो इसमें हम लोग का जो डेवलपमेंट है, जो पार्ट हम लोग का जो होता है, क्या होता है, एथिकल रीजनिंग हम लोग देते हैं। क्या देते हैं? एथिकल रीजनिंग। एक रीजनिंग देते हैं ना हम लोग, कि हम लोग जो हमने आंसर दिया है, जो भी हम लोग मॉरल डायलेमा का जो आंसर दे रहे हैं, वो हमारी किस रीजन की वजह से हम इस आंसर को मान रहे हैं, है ना। तो वो चीज जो होती है वो हमारी क्या होती है, एथिकल रीजनिंग होती है। कोई भी हवा में तो कोई बात नहीं कर सकते ना, कि नहीं नहीं मेरा तो ये आंसर है, मैंने तो ये बोल दिया तो ये मैं बोल दिया, है ना। ऐसा नहीं होता है। हम लोग उसकी प्रॉपर रीजनिंग देंगे तभी हम लोग क्या करेंगे, किसी मॉरल डायलेमा या किसी भी तरह के डायलेमास को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉरल डायलेमा को क्या करेंगे, एथिकल रीजनिंग देंगे, है ना। उसके बाद फिर हम लोग उसमें क्या करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस को, कि जो हमने रीजनिंग दी है उससे जो भी आंसर निकला है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसको देखेंगे, है ना। तो जिसकी वजह से ये इसका सही आंसर हो जाता है, क्या, मॉरल डायलेमा। क्योंकि इसमें ना ही कोई सोशल एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, ना ही कोई इमोशनल एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है ना। इसमें कौन सा है, मेयरली क्या हो रहा है, मॉरल डेवलपमेंट ही काम कर रहा है। चलिए थैंक यू। आज के ये 10 सवाल खत्म होते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो उससे थोड़ा हमें अच्छा लगता है, काम करने में मज़ा आता है ना। नया चैनल है तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा। थैंक यू वेरी मच।